कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप अच्छे होंगे। आज हमारे पास जानी मानी हस्ती आदरणीय प्रोफेसर कुलदीप मलिक जी मौजूद हैं। कुलदीप सर, आपका हार्दिक अभिनंदन है बहुत बहुत हमारे धन्यवाद। इस पॉडकास्ट में। सर, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? मतलब जन्म स्थान कहाँ है? आपकी पैदाइश कहाँ जी हुई? देखिए, अगर आप जन्म स्थान की बात करें तो मुजफ्फरनगर जिले के अंदर गढ़ी सखावतपुर गांव, मैं वहां पे पैदा हुआ। मम्मी पिताजी वहीं पर शिक्षक थे, प्राइमरी में थे। मम्मी अंदर चुपैड में पढ़ा करती थी, पिताजी बाहर वाले स्कूल में पढ़ा करते थे। और अगर आप अच्छा, मतलब आप पहले से ही शिक्षित परिवार से हैं? बिल्कुल, मेरे तो मम्मी पिताजी शिक्षक थे, मेरे बाबा जी भी शिक्षक थे और मेरी धर्मपत्नी भी प्रोफेसर है, मैं भी प्रोफेसर हूं। अच्छा जी, अभी आप कहाँ रहते हो सर? मैं ग्रेटर नोएडा के अंदर मेरा निवास है, J4 बीटा 2 मेरे निवास का पता है। अच्छा 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 अच्छा। और मेरा कार्य क्षेत्र वो ग्रेटर नोएडा से ही शुरू हुआ और अब धीरे धीरे आप लोगों की दुआओं से, प्रभु के आशीर्वाद से अब वो जगह जगह पूरे हिंदुस्तान के अंदर फैल कुलदीप रहा। जी सामाजिक कार्यों में भी रुचि लेते हैं जी मतलब किस तरह के कार्यों में आपको बहुत ज्यादा मजा आता है, सुकून मिलता है? देखिए श्रीमान जी, अगर आप सामाजिक कार्यों की बात करें तो 4 मुद्दों को लेकर मैं इस देश में संघर्षरत हूँ। वो जी। 4 मुद्दे हैं। पहला मुद्दा है पर्यावरण का, दूसरा जी। मुद्दा है हम सभी के गिरते हुए स्वास्थ्य का, अच्छा तीसरा मुद्दा है इस देश की बद से बदतर होती शिक्षा व्यवस्था का, और चौथा मुद्दा है इस देश की बढ़ती हुई जनसंख्या का। अच्छा सर, पर्यावरण के लिए आप क्या कर रहे हो? जैसा आपने कहा कि मेरे सामने मुझे लगता है कि पर्यावरण में कुछ सुधार करना चाहिए, क्या कुलदीप मलिक का कुछ कंट्रीब्यूशन है पर्यावरण को लेके, कुछ जी कार्य है? देखिए जी। श्रीमान जी, जहां तक आप कंट्रीब्यूशन की बात करें तो लगभग पिछले 15-20 साल से मैं पर्यावरण को लेकर काम कर रहा। जी। मैं पौधारोपण का काम करता हूँ। पौधारोपण, एग्जैक्टली। जी, और जी। पौधारोपण का काम अब केवल मैं ही नहीं, मैं तो शिक्षक हूँ, मेरे साथ में स्टूडेंट की टीम काम करती है। अच्छा। मुझे जब मैंने स्टार्टिंग करी तो स्टार्टिंग में मैंने पौधे लगाने शुरू करे ग्रेटर नोएडा तो में। ये कहाँ पे लगाते हो? वहीं पे अपने ग्रेटर नोएडा में या आसपास के? नहीं नहीं, पहले मैंने ग्रेटर नोएडा में ये काम स्टार्ट किया और जी। अब तो आप देख रहे हैं मैं अलग अलग जिलों में, जी, मैं जी। अभी शामली जिले में घूमा, शामली हाँ जिले जी। के हर विद्यालय में मैं गया, 110 विद्यालय मैंने कवर करे। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि शामली जिले में जब मैं विद्यालयों में गया और बच्चों को जब मोटिवेट करा, हाँ जी, हाँ जी। तो जो डाटा निकल के सामने आ रहा करीब, जैसा आज आपने शामली में आज थे आप, और आप यहाँ के शामली के बहुत सारे स्टूडेंट से मिले और स्कूल्स में भी विजिट किया, तो क्या फील हुआ, क्या एक्सपीरियंस था आपका? देखिए श्रीमान जी, सबसे पहले तो शामली जिले के जो शिक्षा क्षेत्र में काम करने वाले लोग हो, उसमें चाहे शिक्षक हो, उसमें चाहे प्रबंधक हो, जिस तरीके का सपोर्ट, जिस तरीके का सहयोग शामली जिले से मिला, भाई वो तो अपने आप में अकल्पनीय है, अद्भुत है। और खास तौर से बच्चों ने मोटिवेट होकर जो कमाल करा, भाई वो भी अपने आप में अद्भुत है और मेरे लिए एक नया एक्सपीरियंस है। और शामली जिले से जो एक्सपीरियंस मुझे मिला पॉजिटिव, उसे लेकर फिर मैं मुजफ्फरनगर जिले में। अच्छा, यहाँ के कुछ बच्चे पौधे वगैरह लगाते हैं? शामली के भी कुछ? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, अरे शामली जिले में तो इतने क्रांतिकारी बच्चे हैं भाई। मैं एक बच्ची की बात बता रहा, एक बलवा के अंदर एक बच्ची है, वो बच्ची अब तक खुद जो है करीब 10,000 पेड़ लगा चुकी, ऑन रिकॉर्ड बच्ची लगा चुकी। आप डॉक्टर कुलदीप मलिक की तो बात छोड़ दो, एक बच्ची बलवा के अंदर 10,000 पेड़ लगा चुकी। लेकिन दुर्भाग्य है, इस देश का दुर्भाग्य है, समाज का, कि आज ऐसी बच्चियों को, आज ऐसे डॉक्टर कुलदीप मलिक को रिकॉग्नाइज करने वाला कोई नहीं। लेकिन हमें तो अपना कर्म करना, कोई रिकॉग्नाइज करे या ना करे। और खास तौर से जब हमें जनता रिकॉग्नाइज कर रही, जब लोग रिकॉग्नाइज कर रहे, जब बच्चे मोटिवेट हो रहे और बच्चे इस तरीके का काम कर रहे, तो भाई क्या चाहिए? प्रभु का आशीर्वाद है, अल्लाह का, वाहिगुरु का, खुदा का आशीर्वाद है। हम तो अपने पथ पे जो है बढ़े चलो, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, यही हमारी तो पत्ती है, बढ़ते हुए आए हैं और आगे भी बढ़ते रहेंगे। अच्छा, विभिन्न विभिन्न क्षेत्र में आप पौधे रोपण का कार्य कर रहे हैं, तो हमारे जो व्यूवर्स आपको देख रहे हैं, इनके लिए आपका क्या संदेश है कि क्या पौधा लगाना चाहिए, किस तरह से लगाना चाहिए, कब लगाना चाहिए? देखिए श्रीमान जी, जहां तक आप व्यूवर्स की बात कर रहे हैं, भाई मेरा तो सभी से ये हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है जी कि कण कण में भगवान है, कण कण में अल्लाह है, वाहिगुरु है, खुदा है। अगर आप प्रकृति के लिए काम करते हैं जी, तो भगवान, अल्लाह, वाहिगुरु भी आपके लिए कुछ ना कुछ करेगा। अच्छा कुलदीप सर, मैं एक बात जरूर पूछना चाहूंगा। अच्छा, आप नेचर लवर बचपन से ही है या कोई विशेष घटना ने आपको इसके प्रति प्रेरित किया या किसी बंदे ने आपको गाइड किया? मतलब ये नेचर के प्रति प्रेम कब से आपका स्टार्ट हुआ? देखिए श्रीमान जी, ये बताने में मुझे कोई गुरेज नहीं। मैं कंप्यूटर साइंस के अंदर प्रोफेसर हूँ, मेरी MCA MTech PhD है जी। एज ए कंप्यूटर साइंटिस्ट आप मुझे बोल सकते हैं। मैं तो कंप्यूटर की दुनिया में था और कभी ना कभी मैं पैसे की दुनिया में खेल रहा था। लेकिन हर किसी इंसान के लाइफ में कुछ ना कुछ एक ऐसा टर्न आता है, हाँ जी, कि वो उसका रास्ता ही बिल्कुल बदल दे। हाँ जी, हाँ जी। तो मेरे जीवन में भी एक ऐसा ही टर्न आया। अच्छा, वो क्षण क्या था, मैं थोड़ा अगर जानना चाहूंगा। आप टर्न की बात करेंगे तो आज से
23 साल पहले मेरे पिताजी शिक्षक थे, रिटायर हुए, तो पिताजी को कैंसर हुआ। अच्छा। कैंसर हुआ, एक अलग फेज देखा, और इस फेज को देखने के बाद हमें ऐसा लगा कि पैसा सब कुछ नहीं है। हाँ। आपको कुछ न कुछ, वो टर्न अलग फेज की तरफ मुझे बढ़ाने लगा। हाँ। और फिर हमने डिसाइड करा कि भाई अब तक जो हुआ हुआ, अब हम कुछ सोसाइटी के लिए, समाज के लिए कुछ काम करेंगे। तो जब मैं ये सोचने लगा कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए, ग्रेटर नोएडा में एनसीआर के अंदर मेरा निवास है। आप देखते होंगे, अगर आप दिल्ली एनसीआर का AQI देखें तो 400 के पार चला जाता है जी। और क्योंकि मेरा बैकग्राउंड किसान फैमिली से है जी, तो किसान का बच्चा हूं, तो मुझे ऐसा लगा कि भाई क्यों ना पर्यावरण के लिए काम किया जाए। जी। और मैं आपको बताऊं, जब मैं ये डिस्कस कर रहा था लोगों से कि भाई सोशल काम क्या किया जाए, क्या परोपकार का काम किया जाए, तो एक दिन घर के अंदर बैठे हम डिस्कस कर रहे थे, एक पंडित जी सामने बैठे, तो मैंने एक पंडित जी से पूछा, पंडित जी मैं कुछ सोशल काम करना चाह रहा, हाँ। तो परोपकार का काम आप मुझे बताओ। तो पंडित जी ने कहा कि मलिक साहब आप एक काम करो, 2 बरगद या पीपल के पेड़ लगा दो, इससे बड़ा कोई परोपकार का काम नहीं हो सकता। मैंने पंडित जी से पूछा कि पंडित जी 2 ही क्यों, मैं 100 क्यों नहीं लगा सकता? तो जब मैंने 100 लगाने की बात कही तो पंडित जी हंसे। तो ले भाई प्रोफेसर साहब पागल हो गया, 100 पेड़ लगा के कैसा लगा? आज वो पंडित जी भी ग्रेटर नोएडा में है और मैं भी ग्रेटर नोएडा में हूँ। ग्रेटर नोएडा के अंदर बरगद, नीम, पीपल के असंख्य पेड़, मैं संख्या नहीं बताना चाहता। मैं आपसे ये प्रोमिस कर रहा, आप ग्रेटर नोएडा में आओ, आप ग्रेटर नोएडा के जिस जगह पे खड़े होंगे, चारों तरफ आप नजर घुमाएंगे तो आपको कोई ना कोई बरगद का पेड़ लगा मिलेगा। वो बरगद का पेड़ डॉक्टर कुलदीप मलिक ने अपने हाथ से लगा रखा और उसे मैं पालने का काम। क्या बात है, क्या बात है। और अब ग्रेटर नोएडा में एक ऐसी आवाज उठने लगी कि क्यों ना ग्रेटर नोएडा का नाम बदल के बरगद सिटी के नाम से रख दिया जाए। अच्छा। इस तरीके का काम ग्रेटर नोएडा में हो रहा और इसका श्रेय भाई मेरे छात्रों को जा रहा और मेरे आप जैसे सुचंतों को जा रहा, आपकी दुआओं को जा रहा। ये आशीर्वाद, ये सच में बड़ा ही सर इंस्पायर करने वाली बात है। अच्छा, दूसरी बात, आपने अभी बताया कि आपके साथ एक घटना थी आपके पिताजी के साथ, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो टर्निंग पॉइंट ही आपको स्वास्थ्य की तरफ लोगों की जोड़ता है। जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा। और देखिए, चूंकि मैं युवाओं के बीच में हूं साथ भाई, और मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात आपको बता रहा, आज इस देश का युवा, और जरा ध्यान से सुने, हिंदुस्तान के 143 करोड़ लोग और खास तौर से जो इस देश की नीति बना रहे और खास तौर से जो इस देश के राजनेता है, जो इस देश को विश्व गुरु बनाना चाह रहे, आज हिंदुस्तान के अंदर 90% युवा अस्वस्थ है। ऑन रिकॉर्ड डॉक्टर कुलदीप मलिक पूरी गंभीरता से इस बात को बता रहा। इतनी बड़ी संख्या, 90% युवा आज अस्वस्थ है, घर घर के अंदर आज बीमारी है। अरे बच्चों के अंदर डायबिटीज, हाइपरटेंशन, कैंसर तक की बीमारी बच्चों के अंदर हो रही। और अगर इस देश में 90% युवा अस्वस्थ है, तो श्रीमान जी आप मुझे बता दो ये देश कैसे चलेगा? ये देश बड़ी बड़ी देश के नेता, जो आने वाला कल है वही आने वाला कल जब बीमार है, ये देश अस्वस्थ है। आप एक बात बताओ साथ भाई, इस देश में आज सांस लेने के लिए हवा नहीं बची, पीने के लिए पानी नहीं बचा। मैं आपको बताऊं, जब से ये देश आजाद हुआ तब से लेकर अब तक इस देश में 70% पक्षी गायब हो गए। वे पक्षी गायब क्यों हो गए? क्योंकि उनके लिए हवा नहीं बचा, पानी नहीं बचा, वातावरण उनके अनुकूल नहीं बचा। अगर इस देश से पक्षी गायब हो सके तो हम भी जीव है, पक्षी भी जीव थे। आने वाले टाइम में हम भी गायब हो जाएंगे और हम गायब हो रहे हैं। कौन रिकॉर्ड में इस बात को कह रहा, जैसा स्वास्थ्य मेरे बाबा जी का था ऐसा स्वास्थ्य मेरे पिताजी का नहीं रहा, जैसा स्वास्थ्य पिताजी का था ऐसा स्वास्थ्य मेरा नहीं, जैसा स्वास्थ्य मेरा ऐसा स्वास्थ्य आगे आने वाले बच्चों का नहीं। क्यों भाई, कैसे काम चलेगा, कैसे ये देश आगे बढ़ेगा? और आप बातें बड़ी बड़ी करते हो और देश की जनता को अपने चंगुल में फंसाते हो। मैं फिर अपने स्टेटमेंट पा रहा कि देश के अंदर 90% युवा अस्वस्थ है और उसके पीछे हवा पानी। मैं जगह जगह इस बात को समझाने की कोशिश करता हूं, जागरूक करने की कोशिश करता हूं। साथ भाई, हमारी बॉडी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? हवा। इसके बाद पानी, इसके बाद दूसरे खाद्य पदार्थ। अब हवा शुद्ध नहीं बची, पानी शुद्ध नहीं बचा, खाद्य पदार्थ में मिलावट देखो आप। ऑन रिकॉर्ड संसद के अंदर ये बात उठ रही कि भाई 70% दूध इस देश में नकली बिक रहा। सही बात है। और दूध के कितने डेयरी मिल्क के प्रोडक्ट हम खा रहे, कोई है इस देश में बात करने वाला? डॉक्टर कुलदीप मलिक है, बिंदास तरीके से, जो दिल के अंदर है वही दिल के बाहर है और लोगों को जागरूक करने का मैं काम कर रहा और मुझे फख्र है कि लोग जागरूक हो रहे। तो डॉक्टर साहब, इसके लिए आपने कुछ अवेयरनेस कार्यक्रम किए स्वास्थ्य के लिए, लोगों को जागरूक करने के लिए? जी साथ भाई, मैं आपको ये भी एक सूचना दूं कि मैं एक ऐसा इंसान भी हूं जिसकी PhD कंप्यूटर साइंस में होने के बाद मैंने मास्टर डिग्री योग में कर रखी। और मैं योग के बड़े बड़े शिविर लगा रहा पूरे हिंदुस्तान। जी मैंने अटेंड किया है आपका एक।
कार्यक्रम। एग्जैक्टली। तो आपने बताया कि आप शिविर लगा रहे हो, बहुत सारे स्टूडेंट से आप मिलते हैं, मतलब आपको स्वास्थ्य भी जरूरी लगा कि भाई हेल्थ जरूरी है, जो कि जेन्युइन तरह से है भी, और आपको लगा कि नहीं भाई पर्यावरण जरूरी है, वो भी है। अच्छा, शिक्षा, आप एक प्रोफेसर है, तो हमारे जो युवा लोग आपको देख रहे हैं, शिक्षा के बारे में आप उनको क्या गाइडलाइन देंगे, क्या मशवरा देंगे? देखिए श्रीमान जी, जहां तक शिक्षा की बात है जी भाई, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हमारे संविधान रचयिता थे जी। और भीमराव अंबेडकर से विद्वान हाँ जी, हाँ जी। मैं तो मानता नहीं हिंदुस्तान में कोई हुआ और आगे भी कोई हो जाएगा। आप भीमराव अंबेडकर के बारे में जानते होंगे। जी जी जी। भीमराव अंबेडकर ने एक स्टेटमेंट दिया कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो ही जाएगा। सही बात। लेकिन पहले क्या था, इस शेरनी का दूध सब पी रहे जी। थे, लेकिन अब इस शेरनी का दूध केवल वे पी रहे जो इस देश में धनाढ्य है, जिनके पास में पैसा है। आप देखेगा साथ भाई, मुझे बताते हुए बड़ा अफसोस हो रहा कि इस देश में जब कोई बच्चा मां के पेट से निकलता है तो उसका फ्यूचर डिसाइड हो जाता है कि वो प्राइवेट स्कूल में जाएगा या फिर वो सरकारी स्कूल में जाएगा। अगर गरीब का बच्चा है वो सरकारी स्कूल में जाएगा, वो वहां पे सरकारी खिचड़ी खाएगा। वो खिचड़ी की क्वालिटी, चावल की क्वालिटी क्या होगी ये बताने की जरूरत नहीं। अगर अमीर का बच्चा है तो वो प्राइवेट स्कूल में जाएगा, वो हॉर्लिक्स का दूध पिएगा, बादाम का दूध पिएगा, एसी गाड़ी में बैठ कर जाएगा, एसी क्लासरूम में पढ़ेगा। और जब ये दोनों बच्चे 10+2 के बाद आएंगे कंपटीशन के लिए तो एग्जाम देंगे, पेपर देंगे और सरकार करेगी पेपर लीक। और अमीर का बच्चा 40-40 लाख रुपए में पेपर को खरीदेगा। नीट का प्रकरण आपको पता होगा, एक नीट नहीं, जितने भी एग्जाम होते हैं आप ऊपर से लेकर नीचे तक ले लो, यानी कि शिक्षा व्यवस्था देश की ऐसी बनेगी कि यहां केवल और केवल अमीर के बच्चे फर्जी डॉक्टर बनेंगे, फर्जी इंजीनियर बनेंगे, फर्जी ब्यूरोक्रेट्स बनेंगे और फर्जी नेता बनेंगे। ऐसी गलत बात या कोई देखिए भाई, ऐसी कई घटनाएं मेरे साथ हुई और ये घटनाएं जाने अनजाने में हुई। मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा, जैसे मैं पौधारोपण का काम करता हूँ, तो स्टार्टिंग में उन पौधों में पानी डालने के लिए मैं अपनी गाड़ी के अंदर 15-20 दूध के डब्बे रख के चलता था। उन डब्बों में मैं पानी भरता था और उनको मैं पौधों के अंदर डालता था। तो किसी ने ये रूमर उड़ाई कि भाई ये जो प्रोफेसर साहब है, ये जो आवारा पशु है उनका दूध निकालते हैं और वो डिब्बों में भरकर उनको बेचते हैं। अच्छा, और ये बात धीरे धीरे समाज के अंदर फैलने लगी। मेरे स्टूडेंट भी आपस में चर्चा करने लगे, मेरे जो शिक्षक साथी थे वे भी आपस में चर्चा करने लगे। और किसी की हिम्मत इतनी पड़े ना कि मेरे से ये बात कर ले। तो एक दिन मुझे मेरे संस्थान के एक सीनियर अधिकारी ने बुलाया और उसने बड़े विनम्र भाव से मेरे से पूछा कि मलिक साहब, ऐसे ऐसे कॉलेज की बदनामी होगी, ऐसा सुनने में आया कि आपको जो है ऐसे पशुओं का दूध निकाल के डब्बों में भर के उन्हें बेचते हो। तो उन्होंने कहा जी आज शाम को आप मेरे साथ चलेंगे, दूध साथ ही निकाल लेगा। तो मैंने उनको अपनी गाड़ी में बैठाया और क्या होता है, जैसे मैं गाड़ी लेकर आता था तो वे डब्बे खाली करके मैं आता था और फिर कुछ बच्चे थे वो उन डब्बों को भर के फिर गाड़ी में रख देते थे। तो 5 बजे के बाद गया, फिर पौधों में पानी डालता हुआ गया। तो मैंने उन अधिकारी को अपनी गाड़ी में बैठाया और मैं जब गाड़ी रोकी, मैं कहा जी मका दूध का डब्बा उठा लो एक। अब दूध के डब्बे में तो पानी था, तो वो पानी देखकर एक भी अब शुभ रहे। जब सारी कहानी का पता चला कि नहीं इनमें तो भाई पानी है और ये मैं पौधों में डालने का काम करता हूँ, तो कई बार मुझे पता जिसने भी स्टार्टिंग की होगी, हो सके उसको इस बात का ना पता हो, ऐसी निगेटिविटी फैलती है लोगों जी 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 जी। और जो आगे जाके एक जो है बड़ी जब स्टोरी बनती है तो उसमें रोल प्ले करती है। जी, जिंदगी में आपको किसी चीज का पछतावा है? जी साथ भाई, ऐसे कई सारे पछतावे हैं, लेकिन उसमें से जो सबसे बड़ा पछतावा है जो सोशल काम मैं करता हूँ, मैंने 4 मुद्दे बताए, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण और देश की जनसंख्या। एक समय जनसंख्या नियंत्रण कानून के लिए मैं बड़ा जुनूनी था, पूरे देश के अंदर जबरदस्त आंदोलन था और उस आंदोलन में कहीं ना कहीं मेरी अग्रणी भूमिका थी। और मेरे पिताजी कैंसर से पीड़ित थी और एम्स हॉस्पिटल में एडमिट थी। मुझे अपने पिताजी की सेवा में तत्पर रहना था, लेकिन वो सेवाएं मेरी जगह मेरी सिस्टरों ने, मैं आपको बता नहीं सकता। अब जब मैं सोचता हूँ, मतलब मैं मेरठ से लेकर दिल्ली तक पैदल मार्च की तैयारी में लग रहा, मैं पैदल चल रहा और मेरे पिताजी इस तरीके के गंभीर रोग से जो है वो हॉस्पिटलाइज थे। तो शायद अगर मुझे कुछ पछतावा होगा तो ये तो एक सेवा कम कर पाए। एग्जैक्टली नहीं, सेवा तो खूब करी, लेकिन उस समय उन पल में और ज्यादा सेवा करनी थी। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं, चूंकि मुझे इस बात पर भी गर्व है कि भाई चलो समाज के लिए इतना किया। तो कई पल ऐसे होते हैं जो आगे जाने वाले, अभी भी जो पल चल रहे, भाई मैं तो 2 बच्चे मेरे, उन बच्चों को बहुत कम समय दे पाता हूँ।
मैं कंप्यूटर साइंस के अंदर खुद प्रोफेसर हूं, मैं अपने बच्चों को समय नहीं दे पाता। कंप्यूटर साइंस है, मेरा बच्चा बीटेक कर रहा, लेकिन फिर भी ऊपर वाला अल्लाह वाहिगुरु परमात्मा सबका काम सही करता है और सब ऊपर वाले का आशीर्वाद मिलता रहता है। आपकी जिंदगी का सबसे फेलियर पल क्या रहा, मतलब जिसको आप कहते हो कि यार ये मेरा फेलियर है? देखिए श्रीमान जी, मैं आपको एक बात बताऊं, फेलियर कुछ नहीं होता। जो फेलियर होते हैं उसी फेलियर से आप कुछ सीख लेकर आगे बढ़ते हैं। मैं अगर फेलियर की बात करूं तो मैंने चूंकि सोशल काम करते करते मैं राजनीति में पदार्पण किया और मैंने एमएलसी शिक्षक वर्ग का चुनाव लड़ा। मैंने बहुत मेहनत करी, मेरठ सहारनपुर मंडल के 9 जिलों में घूमा और मुझे ऐसा लगा था कि शायद मैं विधान परिषद पहुंचूंगा, लेकिन ऐसा होना था। लेकिन उसी फेलियर से मैं बहुत कुछ सीखा और सीख कर मैं फिर आगे बढ़ा, मैं फिर संघर्ष कर रहा। पिछले 4 साल से चुनाव हारने के बाद मैं घर पे नहीं बैठा और आज उसी का ही परिणाम है कि मेरे सहारनपुर मंडल के अंदर आप किसी भी शैक्षणिक संस्थान में जाइए, वो सरकारी संस्थान हो, वो प्राइवेट संस्थान हो, आप किसी भी शिक्षक से बात करिए, आज सारे के सारे लोग आज कुलदीप मलिक के काम की तारीफ कर रहे, मेरे जोश और जज्बे की तारीफ कर रहे। तो मैं फिर कह रहा कि फेलियर अपने आप में कुछ होता नहीं, फेलियर को भी अगर आप पॉजिटिवली लेंगे तो उस फेलियर को भी आप कहीं ना कहीं आगे आने वाले समय में अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करके और आप अपनी लाइफ का भरपूर आनंद ले सकते हो। तो मेरा तो जो फेलियर हुआ था, मैं तो अब उस फेलियर से भी आनंद ले रहा साहब भाई, और उसी का नतीजा है कि आप जैसे युवा बंधु से मैं इस तरीके का इंटरेक्शन कर रहा, देखो जो फेलियर का सही बात है। तो क्या कुलदीप जी फिर से इलेक्शन लड़ेंगे? देखिए, एक बात तो निश्चित है कि अब कुलदीप मलिक चुनाव नहीं लड़ेगा। अगर कुलदीप मलिक को चुनाव लड़वाया जाएगा तो सर आप क्या करना चाहते हो? ये क्वेश्चन है कि भाई मैं करना क्या चाहता हूं। जी जी जी, अगर सिंगल लाइन में आपको बिना लाग लपेट के आंसर दूं जी, मैं चाहता हूं कि राजनीति के अंदर, क्योंकि अब मैं सोशल काम के साथ साथ मैं राजनीति क्षेत्र में भी एक्टिव हूं और मेरा उद्देश्य केवल और केवल एक ही है कि देश की राजनीति में असली मुद्दों की बात हो। देश की राजनीति में असली मुद्दे कौन से, ये आप मेरे काम से निकाल सकते हैं। देश की राजनीति में असली मुद्दे है इस देश की शिक्षा व्यवस्था का, देश की राजनीति में असली मुद्दे है इस देश के खराब होते हुए पर्यावरण का, देश की असली मुद्दे है हम सभी के गिरते हुए स्वास्थ्य का, देश की राजनीति में असली मुद्दे है इस देश की बढ़ती हुई जनसंख्या का, देश की राजनीति में असली मुद्दे है इस देश के युवाओं का। तो कहीं ना कहीं ये असली मुद्दे राजनीति में आए और जो नकली मुद्दे राजनीति में चल रहे, वो नकली मुद्दे कौन से हैं? जी जी, वो नकली मुद्दे हैं मंदिर के, मस्जिद के, जाति के, धर्म के, संप्रदाय के, ये मुद्दे खत्म हो। अच्छा, आपको लगता है कि ये नकली मुद्दे हैं, लेकिन आजकल की राजनीति जो है वो रोटियां इन्हीं पे सेकी जा रही है सर। तो साथ जी यही तो इस देश का दुर्भाग्य है। और कहीं ना कहीं इस देश में जो जागरूक लोग हैं, मैं आपको भी जागरूक मान रहा, आप बहुत युवा और बड़े कर्मठ इंसान है, कहीं ना कहीं आज जागरूक इंसानों को ये बात समझने की जरूरत है और कहीं ना कहीं इस बात को आगे फैलाने की जरूरत है। आप मुझे एक बात बताओ जी, जब राजनीति में अलग अलग मंचों से इस बात को मैं बोलता हूं, जब राजनीति के अंदर ये नकली मुद्दे घुस जाएंगे, खास तौर से जब राजनीति में धर्म घुस जाएगा, अच्छा इन मुद्दों को लाने वाले लोग कौन है सर? नहीं देखिए, मुद्दों को तो लाने वाले अगर ये मार्केट में अगर चल रहा है तो ये घोल कौन रहा है, इन द सेंस चल कैसे रहा है? मैं आपको बताऊंगा और बहुत ही अच्छे से इसका आंसर दूंगा। देखिए, लोकतंत्र के अंदर भाई राजनीति है तो लोकतंत्र है, लोकतंत्र के लिए राजनीति हो रही। लोकतंत्र के अंदर जो मुद्दे है वो जनता के मुद्दे होने चाहिए, लेकिन फिलहाल मुद्दे जनता के नहीं। अच्छा प्रोफेसर सर, आपको ऐसा क्यों लगा कि आपको राजनीति में आना चाहिए? हाँ देखिए साथ जी, मैं आपको बताऊं कि देश और दुनिया मुझे सोशल काम के लिए जानती है। जी जी, मैंने भी आपके बहुत सारे कार्य देखे। आपने बताया भाई मैं पर्यावरण के लिए कार्य मैं इस देश में शिक्षा व्यवस्था के पक्ष में, इस देश की शिक्षा व्यवस्था सही हो, देश में सम शिक्षा व्यवस्था लागू हो, देश में शिक्षकों का मान सम्मान स्वाभिमान बढ़े। क्योंकि मुझे पता, मैं शिक्षक परिवार से हूं, मैंने बताया मेरे मम्मी पिताजी शिक्षक थे। एक टाइम ऐसा था जब मैं छोटा सा था, बचपन में पिताजी की उंगली पकड़ कर चलता था, जहां भी निकल गए मास्टर जी नमस्ते, मास्टर जी नमस्ते। इस देश में शिक्षक का इतना सम्मान था। और मेरे पिताजी कई बार मेरे से पूछते थे कि भाई कुलदीप बड़ा होकर क्या बनेगा, तो मेरे दिल से एक ही आवाज निकलती थी जी, बड़ा होकर मैं तो मास्टर बनूंगा। लेकिन अब मैं भी मास्टर बन गया, मैं प्रोफेसर बन गया, मेरी मिसेज भी प्रोफेसर है। आज इस देश में शिक्षकों का कितना बुरा हाल है, कितना बुरा हाल है, जबकि शिक्षक इस देश का सबसे जागरूक इंसान है। लेकिन शिक्षक आज सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से
खत्म है इस देश के अंदर। अच्छा, नेता कैसा होना चाहिए आपके हिसाब से प्रोफेसर सर? नेता हमारे जैसा होना चाहिए, शिक्षित शिक्षित होना चाहिए, नेता को समझ होनी चाहिए, नेता को असली मुद्दों की बात करने वाला नेता होना चाहिए। ऐसा नेता जो राजनीति और धर्म को अलग अलग लेके चले। एक राजनीति अलग विषय है, धर्म अलग विषय है। मैं फिर बोल रहा, अगर आप राजनीति में धर्म घुसा देंगे तो जो असली मुद्दे हैं, मैं बताए शिक्षा का, स्वास्थ्य का, पर्यावरण का, जनसंख्या का, ये मुद्दे गोने पड़ जाएंगे, इनकी कोई बात नहीं करेगा। अब आप देखिए श्रीमान जी, बहुत ही गंभीरता से, और मैं चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से ये बात दुनिया और देश के 143 करोड़ लोग समझे कि हमारे देश के प्रधानमंत्री, और खासतौर से कुछ लोगों को बुरा लगता है अगर मैं ऐसा बोलता हूं, हमारे देश के प्रधानमंत्री इस देश को विश्वगुरु विकसित बनाना चाहते हैं। और ये 143 करोड़ लोगों का सपना है, हमारा आपका भी सपना है कि ये देश विश्वगुरु बने। लेकिन देश के लोग इस बात को समझे कि अगर कोई देश विश्वगुरु बना, विकसित बना, अभी भी तो विकसित देश है, आप किसी भी देश की बात करो, अगर कोई देश विकसित बना तो उसने केवल और केवल अपनी शिक्षा व्यवस्था के ऊपर काम करा। आप अमेरिका की बात करो, आप चीन की बात करो, आप कनाडा की बात करो, आप जापान की बात करो, हर कंट्री ने अपनी शिक्षा व्यवस्था के ऊपर काम करा। अब हमारे देश में शिक्षा व्यवस्था का इतना बुरा हाल, आप शिक्षा के बजट की बात करो, रिकॉर्ड ये बताते हैं, डाटा ये बताता है कि अगर आप शिक्षा व्यवस्था के प्रति सीरियस है, और खासतौर से अगर आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी इस बात को सुने कि अगर कोई भी विकसित देश है तो वो अपनी जीडीपी का 6% या उससे ज्यादा वो एजुकेशन पर खर्च करता है। और प्रधानमंत्री जी जब इस देश में 10 साल पहले आए तो ये भी कहते थे भाजपा के लोग कहते थे कि अगर भाजपा सरकार में आई, सत्ता में आई, तो जीडीपी का 6% नहीं, ये 8% खर्च करेंगे। लेकिन अभी इस साल के बजट की बात करो, पिछले 20 साल में सबसे कम बजट एजुकेशन का रखा, लेकिन कोई शिक्षा की बात नहीं करता। एक बात बताओ भाई, देश अगर आगे बढ़ेगा तो वो शिक्षा से बढ़ेगा। और मैं तो अलग अलग मंचों से इस बात को कहता हूं कि कृपा करके इस देश के लोग ध्यान से सुने, अगर ये देश विकसित बनाना है तो उसका रास्ता केवल और केवल शिक्षा के गलियारे से होकर गुजरता है। एक मोदी जी या कुछ नेताओं के कहने से ये देश कभी विकसित नहीं बन सकता। आपको लगता है कि नीतियों में सुधार करना चाहिए? नहीं, बिल्कुल सुधार करना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली जैसी आपकी नीतियां होगी उसके अकॉर्डिंग आप आगे बढ़ेंगे। तो आप सरकार की नीतियों से असंतुष्ट दिखते हैं मुझे कहीं ना कहीं? नहीं, देखिए श्रीमान जी, कोई भी जागरूक इंसान यहां सरकार की नीतियों से संतुष्ट और असंतुष्ट का सवाल नहीं। सर, तो आपको लगता है कि सरकार ने जितनी जीडीपी शिक्षा को देनी थी उसमें हिस्सेदारी नहीं दी है? नहीं, ये केवल इसी सरकार की बात नहीं कर रहा, इस देश को आजाद हुए 78 साल हो गए, पिछली सरकारों ने क्या करा एजुकेशन के लिए? जी, आप देखो, आपका मुद्दा सरकार नहीं, आपका मुद्दा बस मुद्दा है। अगर कोई भी मुद्दा नहीं, सरकार से कोई मतलब नहीं। मैं तो ये कह रहा कि अगर सरकार अच्छा काम कर रही है, फिलहाल वर्तमान में केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, राज्य में भी भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार है, अगर ये सरकार अच्छा काम कर रही तो आप इनका समर्थन करो, उसके काम की आप तारीफ करो। लेकिन अगर सरकार कोई गलत काम कर रही तो आपके अंदर इतनी हिम्मत होनी चाहिए कि आप उस गलत काम का उसका विरोध करो। डॉक्टर कुलदीप मलिक के अंदर ये हिम्मत है। मैं कह रहा, अगर सरकार ने कोई अच्छे काम किए, मैं 5 काम इनके अच्छे भी गिना दूंगा, लेकिन मैं इनके 50 काम वे भी तो गिनाऊंगा जो इनको करने थे। आप देखो, जब 2014 में भाजपा की सरकार बनी, आदरणीय प्रधानमंत्री देश के पहली बार जो है प्रधानमंत्री बने, तो क्या क्या वादे करे गए थे? एक एक वादे अगर मैं गिनवाऊं, 30 दिन में काला धन वापस लेने वाले थे, भ्रष्टाचार को खत्म करने वाले थे, महंगाई कम करने वाले थे, 2 करोड़ युवाओं को प्रतिवर्ष रोजगार देने वाले थे, 2022 तक किसानों की आमदनी दुगनी करने वाले थे, 100 स्मार्ट सिटी बनाने वाले थे, बुलेट ट्रेन चलाने वाले थे। बस इन्होंने 1-2 तो काम करे, जम्मू कश्मीर से धारा 370-35 हटा दी और इन्होंने राम मंदिर बना दिया। इसके अलावा जो जो वादे थे, अगर एक भी वादा भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पूरा किया हो तो भाई मेरा कान पकड़ लो। लेकिन मेरे अंदर इतनी हिम्मत है कि मैं जो अच्छे काम करे उसकी तारीफ कर रहा, जो एक काम नहीं इन्होंने करे उनका मैं विरोध भी कर रहा। मतलब सरकार कोई भी हो, अगर कुलदीप जी के सामने कोई गलत मुद्दा आएगा तो आप विरोध करेंगे? भाई एक बात बताओ, एक राष्ट्रभक्त का यही काम है। ये डॉक्टर कुलदीप मलिक की बात नहीं, मैं तो आपकी भी बात कर रहा हूं। आप जैसे लोग भी, भाई एक बात बताओ, आप जैसे लोग युवा है, यंग है, भाई आपके अंदर कितना दम होना चाहिए। भाई हमें किससे क्या मतलब है? हमें अपने देश से मतलब है, हमें राष्ट्र